जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्यारे दोस्तों, आज से नवरात्रे शुरू हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पंचांग के अनुसार आज से हमारा नया वर्ष भी शुरू हो रहा है। तो दोनों ही वास्तव में इस शुभ घड़ी में दोनों चीजें एक साथ आई और उम्मीद करता हूं कि ये नया वर्ष और नवरात्रे आपको इतनी शक्ति प्रदान करें कि जो आपने टारगेट डिसाइड किया है 2023 और 24 का, वो लक्ष्य आप अवश्य प्राप्त करें। साथ के साथ आप अपने परिवार में एक सरकारी नौकरी लाके आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य आप उज्जवल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत अब तक हमने 2 भेद कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमें जो कंप्लीट करना है वो है गुण संधि। तो उम्मीद करते हैं कि शक्ति की देवी की उपासना करते हुए, ठीक है, आप पर सरस्वती की भी मेहरबानी रहे और आप अपनी उन ऊंचाइयों को छुए जो आपने अपने परिवार के साथ जिन सपनों को देखा है, सजोया है, वो सारे सपने आपके हकीकत में बदले और जल्दी ही वे सारे लक्ष्य जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो जल्दी ही आप प्राप्त करें। तो आज की जो बारी है वो है गुण संधि की, और गुण संधि आता है स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इनमें से पहला भेद होता है दीर्घ संधि। आप कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने संधि के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने वर्तनी को भी समझा है और यण संधि पढ़ते समय आपने उपसर्गों की भी कंडीशन को समझा है। इसके बाद आज जो बारी है वो है हमारी गुण संधि की। तो आज हम पूरा स्वर संधि के जो भेद हैं हमारे, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले 2 भेद आप कंप्लीट कर चुके हो और बाकी बचे हुए 3 भेद अभी 1 घंटे के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। अयादि संधि, तो ये 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बारी आज हमारी किसकी है? गुण संधि की है। तो ये आपको ध्यान रखना है गुण संधि के अंतर्गत पहली कंडीशन है जहां शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा ऐ और औ की, एक मात्रा ऐ और औ की वहां गुण संधि होती है। दूसरी कंडीशन जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से ऐ, औ और अर वर्ण बने, वहां भी गुण संधि होती है। तीसरी कंडीशन है जहां ए के साथ में ई मिलके आई बने, जहां ए के साथ में ओ मिलके औ बने और जहां ए के साथ में री मिलके अर बने, तो वो क्या कहलाते हैं? गुण संधि। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन
ये गुण संधि की है। इसमें पहली कंडीशन ये हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई और तीसरी कंडीशन ये हुई। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही बात को कह रही है। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही बात को कह रही है कि जहां शब्दों के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा, क्योंकि इसकी मात्रा कितनी होती है, एक, इसकी भी मात्रा कितनी होती है, एक, या जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से ऐ, औ और अर बने। कौन से स्वर वर्ण? ए और ई मिलके ऐ बनता है, ए और ओ मिलके औ बनता है, ए और री मिलके अर बनता है। अगर यहाँ आ आएगा तो ये आर बनाएगा, बात एक ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आ गया हमारा रमेश, सुरेश, नरेश, महेश, गणेश, राजेश, राकेश, योगेश, तो इनके अंतर्गत जो पुराने शब्द थे वो कौन कौन से थे? रमा और ईस मिलके रमेश बना है, सुर और ईस मिलके सुरेश बना है। नरेश बनने से पहले ये समाज में दो शब्द हम प्रयोग कर रहे थे, ये महा और ईस मिलके बना है, और ये गण और ईस मिलके गणेश बना है। इसके साथ साथ यहाँ पर राज और ईस मिलके राजेश बना, यहाँ राका और ईस मिलके राकेश बना, और यहाँ योग और ईस मिलके योगेश बना। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो शब्द के जो बिल्कुल बीचों बीच है वो एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा और यहाँ भी। और ये जो एक मात्रा है वो किसकी है? ऐ की। और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा हो वो गुण संधि के उदाहरण है। एक पॉइंट। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये रमेश शब्द बनने से पहले समाज में इन दो रूपों में था। हम रमा का प्रयोग कर रहे थे, ईस का प्रयोग। ईस का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, ठीक है, या राजा। यहाँ पे रमा का जो स्वामी है वो रमेश कहलाया। तो यहाँ रमा किसका नाम है? पार्वती का। और पार्वती के स्वामी कौन है? भगवान शिव। तो ये किसके पर्यायवाची हुई है? शिव के। सुर कहते हैं देवता को, जो देवताओं के स्वामी हैं वो क्या कहलाते हैं? सुरेश। तो इसीलिए ये किसका पर्यायवाची हुआ? देवताओं के स्वामी इंद्र, ठीक है। नर मनुष्य, मनुष्य के जो स्वामी है वो नरेश अर्थात राजा का पर्यायवाची। महा और ईश जो सबसे बड़ा स्वामी है वो महेश कहलाए, भगवान शिव। गण जन अर्थात लोगों का जो स्वामी है वो गणेश कहलाए। इसीलिए गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि वो जनता के, जन के, लोगों के स्वामी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान हमें संधि के आधार पे होता है, क्योंकि ये किसी न किसी के पर्यायवाची है, समानार्थी है। और वो समानार्थी किसके हैं? जब आपको संधि विच्छेद पता होगा आप तब बता पाओगे। यहां पर हमने कौन से वर्ण लिए? आ। इधर से हमने ई का प्रयोग किया, यहां से ए और ई का प्रयोग किया, यहां से भी ए और ई, यहां से आ और ई का प्रयोग किया। ऐसे ही यहां से भी हमने ए और ई का प्रयोग किया। अब मुद्दा यह है कि आखिर इन दो वर्णों के मेल से बनेगा क्या? आ और ई मिलके भी ऐ बनता है, ए और ई मिलके भी ऐ बनता है, ये ए और ई मिलके भी, आ और बड़ी ई मिलके भी, ए और ई मिलके भी ऐ बनता है।
इसी वजह से यहाँ पे ये एक मात्रा आई है। तो यहाँ जो ये एक मात्रा है, ये एक मात्रा ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ हम जो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल कर रहे हैं, उन वर्णों के मेल को ही हम संधि कह रहे हैं। वर्णों के मेल को क्या कह रहे हैं हम? संधि। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर ए और ई मिलके ही तो आई बनता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन इसलिए होगा कि ए और ई मिलके भी आई बनता है, आ और ई मिलके भी आई बनता है, और यहाँ ए और बड़ा ई मिलके भी आई बनता है, और बड़ा आ और ई मिलके भी आई ही बनता है। अंतर केवल इसमें ये है, ए और आ में, ई और इसमें। इस दोनों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसमें 2 गुना समय लगेगा। यानी कि यहां पर अगर 1 सेकंड लगा रहे तो इसमें 2 सेकंड, इसमें 1 सेकंड तो इसमें 2 सेकंड। इन सबको मिला के बनता ही है। तो ए और ई आए तो भी बात वही है, आ और छोटा ई आए तो भी है, ए और बड़ी ई आए तो भी, बड़ा आ और बड़ी आए तो ये ही बनेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या हुआ? एक क्वेश्चन तो ये हुआ रमेश किसका पर्यायवाची है। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ रमेश का सही संधि विच्छेद बताओ। तो आप कहोगे रमा और ईश रमेश। रमेश शब्द में कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है? ये तीसरा क्वेश्चन है, आ और बड़ी ई का। ठीक है। रमेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्वर है। स्वर संधि का कौन सा भेद है? गुण संधि है, क्योंकि शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा आई है और 2 वर्णों को मिलाकर आई बनाए, इसलिए किसका उदाहरण हुआ? गुण संधि का। तो यहां से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो रमेश किसका पर्यायवाची है, एक क्वेश्चन। तो रमेश का सही संधि विच्छेद बताए, दोनों का मीनिंग होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है, और चौथा क्वेश्चन इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन या विसर्ग। तो आपका आंसर स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद है? तो आपका आंसर गुण संधि। तो 5 तरह के जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पांचों के पांचों आपने यहाँ पे कंप्लीट किए। क्लियर? तो ये क्या थे? इनके सही संधि विच्छेद। चलो यहाँ कौन से वर्ण आए? ए और ई। यहाँ पे भी आ और ई, यहाँ पे भी ए और ई। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये 2 वर्णों का मेल हो रहा है, तो इन 2 वर्णों के मेल से ये बना क्या है? यहाँ पर आई बना। इनके भी मेल से आई बना, इनके भी मेल से आई बना। बीच में एक मात्रा, यहाँ भी बीच में एक मात्रा, यहाँ भी बीच में एक मात्रा। वो कुछ भी आ जाए। अब कोई आपसे पूछने लगे कि यहाँ ये बताइए कि दिनेश में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है। और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा होती है वो होती है आई की, और जहां आई की मात्रा हो वो कहलाता है गुण संधि। यहाँ एक शब्द आ गया दिन, दूसरा शब्द आ गया ईश, जो दिन का स्वामी है वो दिनेश कहलाया। यहाँ से ए लिया, इधर से ई लिया, दोनों को मिलकर आई बनाया, तो दिनेश किसका पर्यायवाची हो गया? जो दिन का स्वामी है। तो दिन का स्वामी कौन है? सूर्य। तो यहाँ ये सूरज का पर्यायवाची हुआ। क्लियर? तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, रा का कहते हैं रात्रि को, रात का जो स्वामी है राकेश अर्थात चंद्रमा। क्लियर? तो रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो ये पूछा जाएगा राकेश किसका पर्यायवाची है, दिनेश किसका पर्यायवाची है, इनमें संधि विच्छेद बताइए, संधि का नाम बताइए। क्लियर? चलो जी। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नरेंद्र सुरेंद्र सत्येंद्र जितेंद्र धर्मेंद्र
गजेंद्र, हरेंद्र, योगेंद्र, महेंद्र में संधि बताइए। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द है, और भी बहुत सारे शब्द है। क्लियर? तो यहां आपको ये ध्यान रखना है राजेंद्र, यहां पे नर और इंद्र, यहां पे सुर और इंद्र, यहां पे सत्य और इंद्र, यहां पे जित और इंद्र, और यहां पे धर्म और इंद्र से मिलके ये शब्द बने। यहां पे गज और इंद्र, यहां पे हर और इंद्र, योग और इंद्र, और यहां पे महा और इंद्र, और यहां पे राज और इंद्र। अब मुद्दा ये है कि ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? ए और ई, ए और ई। ए और ई। तो इसमें जो एक मात्रा है वो एक मात्रा ई की है। ये वाली एक मात्रा शब्द के बिल्कुल बीचों बीच जहां एक मात्रा होगी वो गुण संधि के उदाहरण होंगे। और ये एक मात्रा बनी कैसे? इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिला के ए और आई मिलके आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो ए। ए इंग्लिश में होता है, हिंदी में आई होता है। और वो कैसे बनता है? ए और ई को मिला के बनता है। ए का प्रयोग केवल और केवल इंग्लिश में होता है, हिंदी में आई होता है। और वो कैसे बन रहा है? ए और ई को मिला के। तो यहां पर जो दो वर्ण हैं वो आपके ये, जिन दो वर्णों का मेल हुआ है वो आपके ये दोनों स्वर है, इसलिए स्वर संधि के उदाहरण। दोनों को मिलके प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये आई बन रहा है, इसलिए ये गुण संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, और जब शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है तो ये गुण संधि के उदाहरण है। अब नर और इंद्र, नर कहते हैं मनुष्य को, इंद्र कहते हैं राजा को। तो जो मनुष्य का राजा है वो नरेंद्र। तो राजा का पर्यायवाची क्या हुआ था? एक नरेश पीछे, और दूसरा क्या है? नरेंद्र। सुर कहते हैं देवताओं को, जो देवताओं का राजा है वो सुरेंद्र कहलाया। ठीक है। सत और इंद्र, ठीक है, जो सत्य का राजा है वो क्या कहलाया? सतेंद्र है। ठीक है। जो सबको जीत लेता है वो जितेंद्र है। जो धर्म का राजा है वो धर्मेंद्र है। तो इंद्र राजा है। गज हाथी को कहते हैं, इंद्र राजा। तो हाथी के जो राजा हैं वो गजेंद्र हैं। जो सबके राजा हैं वो हरेंद्र हैं। तो यहां पर महा होता है अधिक, बड़ा। जो बड़ा राजा है वो महेंद्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये किसी न किसी के पर्यायवाची भी है, इनमें संधि भी है। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा यहाँ, और ये सब मात्रा किसकी है? आई की। इसीलिए ये गुण संधि के उदाहरण है। यहाँ पे कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? यहाँ पे ए और ई, ए और ई, ए और ई। यहाँ आ और ई, यहाँ पे ए और ई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए और ई आए तो भी ये बनेगा, आ ई आए तो भी यही बनेगा, ए बड़ी ई आए तो भी यही बनेगा, आ बड़ी ई आएगा तो भी यही बनेगा। क्लियर? क्यों बनेगा इसको वेरीफाई करो। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं छोटे ए के साथ में छोटा ए मिलाऊंगा तो आ ही बनेगा।
अगर मैं एक छोटे के साथ एक बड़ा मिलाऊंगा तो भी आई बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इससे ये बना लोगे। अगर मैं एक बड़े के साथ में एक छोटा मिलाऊंगा तो भी आप आई ही बनाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ये बना दोगे। अगर मैं एक बड़े के साथ में दूसरा बड़ा मिलाऊंगा तो भी आप आई बनाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ये बना दोगे, क्योंकि ये तो कोई वर्ण ही नहीं होते। तो छोटे के साथ छोटा आएगा तो भी ये बनेगा। एक छोटा एक बड़ा, दो एक बड़ा एक छोटा, दोनों बड़े आएंगे तो भी यही बनेगा, क्योंकि इससे बड़ा हमारे पास इसमें से कोई वर्ण है ही नहीं। क्लियर? तो इसीलिए वो यहां ये कंडीशन दे, ये दे प्यारे दोस्तों, या फिर ये दे। यहां जो ये सारी कंडीशन दी है वो सारी की सारी कंडीशन यही है। इनसे क्या बनाएगा? इन सब से आई ही बनेगा। वो आ के साथ में ए आ जाए या फिर ये आ जाए। तो ये किसके उदाहरण हो गए? गुण संधि के। इस कंडीशन के अनुसार हो गए। कंडीशन नंबर 1, ए और ई के साथ क्या बनेगा? आई। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से आई बन गया जी, बना के दिखा दिया। जहां शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा हो, किसकी? आई की आ गई थी जी एक मात्रा, ये भी दिखा दिया। क्लियर? अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखो, आप में से मैं 99% बच्चों को 100% चीजें समझा दूंगा। यहाँ जो चीजें चल रही है वहां तक 100% जाएगी। लेकिन 1% बच्चे ऐसे हैं जो आप में से विद्वान, लेखक, साहित्यकार बनेंगे, टीचर बनेंगे 2024, 25, 26 में। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2023 के अंदर ही टीचर बन जाएंगे। और वो बनेंगे वो जो अपने आप को ये मान के चलेंगे कि हमें हिंदी में कुछ नहीं आता है, हमने ले। और जो आता है उसको साइड में रखेंगे, अपने घर पे रख के आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए, वो ही 100% सीख पाएंगे। और जिसको पहले से ही बहुत कुछ इधर उधर से अपना ले लिया, बिना लॉजिक, बिना सीक्वेंस के, तो वो सारी चीजें रटी हुई है। तो आप पढ़ने के दौरान जो आपका कई बार ध्यान दाएं बाएं घूमता है, उसी की वजह से 1% स्टूडेंट मेरी क्लास लेके विद्वान, लेखक और साहित्यकार बन जाते हैं, बाकी सारे टीचर बनते हैं। तो आपको तय करना है आप 99% वालों में हो कि 1% वाले में हो। तो जब क्लासें चले आप यहाँ पे फोकस रखो, ठीक? एक भी डाउट आपको बनेगा ही नहीं है, बशर्ते आप बात को ध्यान से सुनोगे तब। भारतीय स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो टारगेट तो डिसाइड कर लेते हैं। हर बच्चे के पास कोई ना कोई टारगेट है, लक्ष्य है। आप में से ज्यादातर बच्चों का लक्ष्य ये है कि हमें 2023 में सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी टीचर की है या फिर वो टीजीटी है या पीजीटी है। सबने टारगेट डिसाइड किया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए केवल 50% स्टूडेंट ही जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके सीधे रास्ते पे चलते हैं। टारगेट हमारा यहाँ है, ये आपका रास्ता है। तो 50% स्टूडेंट तो क्या करते हैं, वो सीधे रास्ते पे चलेंगे कि ये टारगेट है, फोकस रहता है और इसी को अचीव करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप वो इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन 50% स्टूडेंट में भारत के लोगों के अंदर उस तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं जो इस टारगेट को इस सीधे रास्ते पे ना चल के इधर से आएंगे घूम के, बहुत सारा इधर उधर से ज्ञान लेके, और तब वो यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जब तक वो यहां पहुंचते हैं ना, तब तक यहां रिजल्ट आ जाता है, तो वो इधर कट यूटर्न लेते ही नहीं है। फिर उनको लगता है 2 साल 3 साल भर्ती होने में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब टारगेट आप डिसाइड कर चुके हो, रास्ता हम बता रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीजों पे चल के अपने उस टारगेट को अचीव करना है, तो फिर ये रास्ता क्यों चुन लिया आपने? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर वाले आपको मार्केट में भेजते हैं, 10 आइटम वो लिखवाते हैं आपको, ठीक है? आपने बोला लिखने की जरूरत नहीं, हम इतने मैच्योर हैं, आप वैसे ही बता दो, हम सारा सामान ले आएंगे।
मम्मी ने, पापा ने, घर में से किसी ने भी 10 आइटम बताए और वो 10 आइटम आपने वर्बली सुन लिए और चले गए मार्केट में। आप मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है। जब आप मार्केट में गए तो आपको कुछ सामान याद आ गए, कुछ आप भूल गए, और उसमें आपने एक लंबा समय, बहुत ज्यादा समय आपने उसमें मार्केट में दे दिया है। तो जब मार्केट में गए, जो काम आप आधे घंटे में कर सकते थे वो काम आपने 2 घंटे में किया। उसमें से कम 4 आइटम आप छोड़ के आए, 6 आइटम लाए। तो फिर बोला मम्मी कल तो जाएंगे ही, कल ले आएंगे ना। ठीक है, अब मम्मी को बहुत जरूरी कुछ बनाना था, देना था किसी को कुछ बना के, अब वो तो बना नहीं है। मम्मी ने सोचा अपने बच्चे हैं, क्या कहे अब इनको, जब इनकी आदत ही है, ये नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो समस्या क्या है कि अगर जब मम्मी ने या परिवार के किसी मेंबर ने वो 10 आइटम बताए थे, अगर हम उसको सीक्वेंस में लिख लेते एक कागज पर, और फिर मार्केट में जाने से पहले ये सोचते कि ये आइटम तो हमें मार्केट में पहली दुकान पे मिलेगा, ये 10वीं दुकान पे मिलेगा, ये मार्केट में लास्ट वाली दुकान पे मिलेगा, या इसमें से 4 आइटम ऐसे हैं जो एक ही दुकान पे मिल जाएंगे, लेकिन एक आइटम ऐसा है कि हमें मार्केट में लास्ट वाली दुकान पे पहुंचना पड़ेगा। तो आप वो काम जो तो आपने 2 घंटे में किया, आप उसको आधे घंटे में करके ले आते और 10 के 10 आइटम घर पे पहुंचते, समय भी बचता। ठीक है, आइटम भी आ जाते, मम्मी भी खुश, आप भी अपने काम में सक्सेस हुए। लेकिन ऐसा कभी नहीं करोगे। मार्केट में गए, कोई मिल गया, आइटम ही भूल गए। मार्केट में गए, पहले दिखाई दे गई गोलगप्पे की दुकान, गए थे कपड़े लेने के लिए, गोलगप्पे देखे, मन किया गोलगप्पा खाने का, दुकान ही भूल गए, दुकान आगे चली गई कि पीछे चली गई। मतलब जब लक्ष्य पहले से डिसाइड था तो गोलगप्पा वाले आया, मिठाई वाले आए, या कोई दूसरा आपका साथी आए, तो आप तो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहोगे ना। साथी को आपके साथ चलना है तो अच्छी बात है, लेकिन साथी के चलते अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो गलती आपकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, बिना प्लानिंग के, बिना योजना बनाए कभी भी सफलता को नहीं पाया जा सकता है। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2023 के अंदर ये चीजें अचीव करनी है, मुझे मार्च के महीने में इन चीजों से फ्री होना है, अप्रैल और मई के अंदर मुझे ये चीज अचीवमेंट करनी है। तभी तो आप फोकस कर पाओगे किसी चीज पर। लेकिन टारगेट तो डिसाइड कर लिया, जो टीचर बनना है। अब टीचर बनने के लिए जो आपको करने हैं काम, उन पे किसी ने अब तक योजना बनाई ही नहीं है, प्लानिंग नहीं बनाई। ऐसा ही आप पढ़ते समय करते हो, हाँ जी संधि आई, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि एक क्वेश्चन तो ये बना, ये किसका पर्यायवाची है, दूसरा क्वेश्चन ये बना, इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बना कि कौन से 2 वर्णों का मेल है, और चौथा क्वेश्चन ये बना कि इसमें कौन सी संधि है, 2 स्वर दिखाई दे रहे, स्वर संधि, और 5वां क्वेश्चन ये है कि ये स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है। इसको प्लानिंग कहते हैं। ये सारी चीजें तो आपने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन यहां से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसी को ही योजना कहते हैं, इसी को प्लानिंग कहते हैं। तो जब भी पढ़ो प्लानिंग के साथ पढ़ो, लॉजिक के साथ पढ़ो, सीक्वेंस में टॉपिक के जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से पढ़ो। लाइफ में एक बार ही पढ़ना है, दोबारा से उसका रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। तो यहां पर क्लियर हो गई आपको बात, यहां तक कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ आपको पता चल गया। यहां पे देखिए, महोदय, महोत्सव, परोपकार, सूर्योदय, सर्वोदय। आपसे पूछ रहा है कि इसमें संधि बताइए, कौन सी संधि है, कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है, सही संधि विच्छेद क्या है, और इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्या काम करना है, पहले ऐसी जगह से अलग करना है जहां दोनों का मीनिंग हो जाए। महा और उत्सव, पहले समाज में ये 2 शब्द थे तभी तो ये बना, अगर ये समाज में नहीं होते तो आज हमारे पास ये शब्द थोड़े ही होते। यहाँ पे क्या है ये मैं बताऊंगा नहीं अभी, ये मैं आपसे पूछूंगा। ये क्या है, सूर्य और उदय, और ये क्या है यहाँ
सर्व और उदय। क्लियर? कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? यहां से आ गया आ, इधर से आ गया ऊ, यहां से भी आ और ऊ, यहां से ए और ऊ, और यहां से भी ए और ऊ। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं? औ। ये मिलके क्या बन रहे हैं? औ। और ये भी मिलके क्या बन रहे हैं? औ। और ये भी मिलके क्या बन रहे हैं? औ बन रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहां जो ये दूसरी कंडीशन आपको बताई गई वो कंडीशन क्या थी कि जहां ए और ओ मिलके औ बनेगा वो गुण संधि का उदाहरण होगा। दूसरा ये बताया कि जहां ए और औ मिलके ये औ बनेगा गुण संधि का उदाहरण होगा। जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से औ बनेगा वो गुण संधि का उदाहरण हुआ। तो यहां पर ये सारी कंडीशन वही है, यहां ये कंडीशन सारी वही है। तो महा और उदय महोदय, इसी वजह से यहां एक मात्रा आई। यहां भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, यहां भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा। और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा होगी और वो एक मात्रा आई की हो या फिर औ की हो तो वो कहलाते हैं गुण संधि। क्लियर? तो ये किसके उदाहरण हो गए? गुण संधि के उदाहरण हो गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, परोपकार जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? परो और पकार, दूसरा परा और उपकार, तीसरा पर और उपकार, चौथा परो और उपकार, पांचवा पर और उपकार, छठा परा और पकार। ये 501 रुपया का क्वेश्चन है। इनमें से आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैंने तो जानबूझ के यहाँ 6 ऑप्शन आपको दिए, आपके पेपर में केवल 4 ही ऑप्शन होंगे। तो यहाँ आपको ये बताना है कि दिए गए इन 6 ऑप्शन में से परोपकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है या परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। क्लियर? तो जो भी आंसर देगा उसको 501 रुपया मिलेंगे फोन पे के माध्यम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अपना फोन पे नंबर देना होगा तब आपको पैसे भेजे जाएंगे। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपको ये बताया गया है दोस्तों कि किसी भी संधि विच्छेद जब हम देखते हैं कि कौन सा सही है किसी शब्द का, तो हमें 2 चीजों पे फोकस करना चाहिए कि दोनों का अर्थ होना चाहिए। यहाँ न तो आज तक आपने ये पढ़ा है, सुना है, लिखा है, देखा है, ये भी पढ़ा लिखा सुना नहीं है आपने, तो इसका मतलब ये तो संधि विच्छेद नहीं है। यहाँ उपकार का अर्थ है लेकिन परा का अर्थ नहीं है। यहाँ न तो आपने ये पढ़ा है, लिखा है, तो जब तक दोनों का अर्थ नहीं होगा तब तक संधि विच्छेद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न इसका अर्थ है न इसका अर्थ है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। फिर सही कौन सा है? जिसके लिए 500 रुपया मिलने थे। पर मतलब दूसरे का, उपकार मतलब भला। जो दूसरे का भला करता है वो क्या कहलाता है? परोपकार। ए और ओ मिलके क्या बनेगा? औ बनेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये एक मात्रा आई है। तो पर मतलब दूसरे का, उपकार भला, तो वो क्या कहलाया? परोपकार। तो अभी तक भी बहुत सारे बच्चों ने संधि विच्छेद को पहचानना नहीं सीखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ये कहा था कि जो 6 ऑप्शन में से सही बताएगा उसको पैसे मिलेंगे, तो 6 में से तो कोई सही था ही नहीं।
और जो सही था वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? इसके बाद फिर आपसे ये पूछा जा रहा है, ये 1100 रुपया का क्वेश्चन है, अरुण में संधि बताइए। 1100 रुपया का क्वेश्चन है। देखो ये तो है, मैं 2 बार पैसे देता हूं बच्चों को, उसके नाम नंबर वगैरह जो हैं मैं नोट कर लेता हूं। एक बार होली के दौरान, एक बार दीपावली के। होली तो चली गई, तो दीपावली पे पैसा जो भी आपने जीता है वो आपको तब मिलेगा जब आप मिठाई लेके हमारे पास पहुंचोगे। अब 1100 रुपये अगर आपको जीतने हैं तो ये बताना पड़ेगा आपको अरुण में कौन सी संधि है। तो फिर अरुण को आप इस जगह से अलग करोगे कि जो मीनिंग हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो यहां पर जब हम अलग करते हैं तो एक टुकड़ा तो हमारा ये हो गया, क्लियर, दूसरा हमारा ये हो गया, और भी कर सकते हैं। इनमें से किसी का कोई मीनिंग है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुण में कोई भी संधि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें एक शब्द को और जोड़ दूं, उदय को, तो फिर ये संधि हो जाएगी। और वो संधि कौन सी होगी? यहाँ पे अरुण और दूसरा क्या हो गया? उदय। क्लियर? इधर से क्या आ गया? ए, इधर से क्या आ गया? ऊ, और ये ए और ओ मिलके क्या बन गया? औ। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, और ये एक मात्रा किसकी? औ की। तो गुण संधि का उदाहरण हुआ। यहाँ पे कौन से 2 वर्ण मिले? ए और ऊ, क्या बनाया? औ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम शब्द को इस तरीके से अलग नहीं करते कि उनके दोनों के मीनिंग हो, तब तक वो उसका सही संधि विच्छेद नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुण और उदय मिलके क्या कहलाया? अरुणोदय। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ? दूसरी चीज आपको यहां ये पहचाननी है, नोट करके। यदि ए और ऊ वर्ण मिलकर औ बनाते हैं तो गुण संधि होती है। परंतु यदि विसर्ग के स्थान पर यदि विसर्ग के स्थान पर औ का परिवर्तन होता है, विसर्ग के स्थान पर औ का परिवर्तन होता है, तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। ये आपको ध्यान रखना, चीजों को रटना नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि गुण संधि हमेशा वहीं होगी जहां ए और औ मिलके क्या बना रहे हो? औ। ए और ऊ मिलके क्या बना रहे हो? औ बना रहे हो, वहीं पर ही गुण संधि होगी। अगर वो विसर्ग के स्थान पे औ आया है, इसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे आया है, तो वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। कैसे कहलाएंगे, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करो। यहां पे एक शब्द आ गया है मनोविज्ञान। क्लियर? और एक शब्द आ गया है यहां पर तपोवन। यहां पर मन विसर्ग विज्ञान, और यहां पे तप विसर्ग वन।
तो यहां विसर्ग के स्थान पर ये वाला हुआ है, यहां तप के स्थान पर ये वाला वो आया है जो ये विसर्ग लगा है। तो यहां विसर्ग का परिवर्तन हुआ है औ में, विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि यहां जब विसर्ग है तो लास्ट वाला लेंगे, यहां विसर्ग है लास्ट वाला लेंगे, यहां ए और वह का तो मेल करेंगे नहीं। तो मन कहते हैं चित्त को, अंतकरण को। जो चित्त का विज्ञान है वो मनोविज्ञान कहलाता है, जो अंतकरण का विज्ञान है वो मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें भी एक मात्रा है और वो भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन यहां जो ये औ आया है ये विसर्ग के स्थान पे आया है। लेकिन जब ए और औ मिलके बनेगा तो वो कहलाएगा गुण संधि का उदाहरण। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा आपसे ये है कि जो ये अधो उन्नति है, ये बताइए कि ये गुण संधि का उदाहरण है या फिर विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर गुण संधि मान रहे हो तो आप एक टाइप करोगे, विसर्ग संधि मान रहे हो तो आप दो टाइप करोगे। अधो उन्नति में कौन सी संधि है? अगर आपको लग रहा है इसमें गुण संधि है एक, विसर्ग संधि है, तो दो टाइप करना है। अधो उन्नति में संधि बताना है। आप में से कुछ स्टूडेंट आगे से आगे भागे जा रहे हैं, जितना बताया जा रहा है उतने पे फोकस नहीं है। भारतीय स्टूडेंट की तीसरी बड़ी पहचान होता है कि हमेशा असंतोषी रहते हैं, जितना मिल गया उसमें संतोष नहीं है। और आने दो, और आने दो, फ्री में आने दो, यूट्यूब से भी आने दो, पेड कोर्स से भी आने दो, किताबों से भी आने दो, नोट से भी आने दो। मतलब वो जो बुजुर्ग आदमी में जो एक बीमारी पाई जाती है, एक फोबिया पाया जाता है कि बुढ़ापे में आके वो चीजों को इकट्ठा कर करके अपने पास रख लेता है, चाहे उसका प्रयोग वो खुद करे या फिर उसके घर में उसके पोते पोती करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग आदमी हो जाता है, बच्चे गली में खेल रहे हैं या पड़ोस में खेल रहे हैं और खेलते समय बच्चों की गेंद आ गई घर में, तो चाहे वो बुजुर्ग आदमी जेंट्स हो या फिर वो फीमेल हो या लेडीज हो, तो वो क्या करेंगे, बुजुर्ग का मतलब 60 साल से ऊपर के, वो गेंद को उठा के अपने पास रख लेंगे और बच्चों को जब वो बच्चे लेने आएंगे उनको डराएंगे, धमकाएंगे, डांटेंगे, भगा देंगे कि आपने सामान तोड़ दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो छोटे बच्चे खेलेंगे तो सामान टूटेंगे, क्योंकि जब आपके घर में छोटे बच्चे थे तो उन्होंने भी सामान तोड़े हैं, और जब भी खेलते हैं तो स्वाभाविक बात है चोट लगना और थोड़ा नुकसान होना वो खेल की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन बुजुर्ग आदमी क्या करेंगे, वो गेंद देंगे नहीं, उठा के रख लिए अपने बक्से में, संदूक में। हालांकि घर पे कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई नहीं खेलेगा उसके घर में उस गेंद से, लेकिन उन बच्चों को नहीं खेलने देंगे। वो एक फोबिया होता है जो उनको नहीं पता होता है, वो सभी बुजुर्गों में हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक ऐसा ही आप लोगों के अंदर भी एक फोबिया रहता है स्टूडेंट लाइफ में, आने दो, आने दो, और आने दो, इधर से भी आने दो, इधर से भी आने दो। अब ये आपको नहीं पता होता कि इसमें से काम की चीज आपकी कौन सी है। तो जब आप कहीं से भी कंटेंट लेते हो तो पहले सबसे पहले ये देखो कि आखिरकार आपके सिलेबस के अनुसार वो जो कंटेंट है वो उचित है कि नहीं है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है। अब बेफालतू फ्री के चक्कर में दे दनादन इधर उधर से चीज आपने इकट्ठी कर ली, तो आपकी मेमोरी में जो फोल्डर भगवान ने दिया है उसका पहले से ही जीबी तय कर दी है कि इतने जीबी डाटा उसके अंदर सेव हो सकता है। और आप इस फ्री के चक्कर में, इधर उधर से चीजें उठाने के चक्कर में वो अपना फोल्डर पहले ही भर लेते हो। आप ब्रेन के अंदर हिंदी वाला फोल्डर है, मैथ वाला है, रीजनिंग वाला है, इसके बाद जीए के जीएस वाला है और साइकोलॉजी वाला है। और जब उस फोल्डर में पहले से ही मेमोरी फुल हो चुकी है तो बाकी जब सही चीजें आपको मिलेगी वो तो और फुल हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको कंटेंट को सही ढंग से लेना पड़ेगा। यहां पर ये क्या है दोस्तों, इसमें एक तो है ये वाला अध और दूसरा क्या है, उन्नति। इस वाले अध का अर्थ होता है नीचे की ओर। तो जो उन्नति प्रोग्रेस नीचे जा रहा है उसको अधोन्नति कहते हैं।
जो उन्नति नीचे की ओर जा रही है ये आधी उन्नति नहीं है, क्योंकि यहां अर्ध का अर्थ आधा होता है। ये वाला जो अर्ध होता है अर्धवार्षिक परीक्षा में जो लगता है, यहां इसका अर्थ आधा होता है। इस वाले अर्ध का अर्थ होता है नीचे, तो ये संस्कृत का उपसर्ग है। तो यहां इस विसर्ग के स्थान पे औ का परिवर्तन हुआ, तो ये किसका उदाहरण बना? विसर्ग संधि का उदाहरण बना। कुछ बच्चे क्या कलाकारी करेंगे, सर जी यहां पर ये अद है, मतलब कुतर्क भिड़ाएंगे पेपर देने के बाद और अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। इसमें से ए ले लिया, इसमें से ऊ ले लिया, ए और ओ मिला के औ बन गया, और ये रहा यहां पे औ। आप में से तमाम बच्चे जब अपने पेपर में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, उसको सही साबित करने के लिए अनेक तथ्य, अनेक प्रमाण कुतर्कों के आधार पे आप देते हो, और दूसरे को ये लगता है जो सही करके आए, यार मैंने तो गलत कर दिया, ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ए और ओ मिलके औ हो गया। लेकिन वो इस लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर हम इस वाले अद को लेंगे तो ये वाला अद होता है आधा, तो फिर इस शब्द का मीनिंग आधी उन्नति होना चाहिए। लेकिन इस शब्द के सही जो मीनिंग है, जो उन्नति, प्रोग्रेस, प्रगति नीचे की ओर जा रही है, उसको अधोन्नति कहते हैं। ये आधी उन्नति नहीं है। तो यहां पर प्यारे दोस्तों ये जो अध है, अध पका, अध जला, अध खिला वाला अध नहीं है। हम तीन शब्द के प्रयोग करते हैं। एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम इसका, एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम इसका, और एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम इसका। ये वाला जो अध है ये हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ आधा होता है। ये वाला जो अर्थ है इसका भी अर्थ आधा होता है, लेकिन ये वाला जो है इसका अर्थ होता है नीचे। तो जिसकी उन्नति नीचे जा रही है, तो ये ए और ओ मिलके औ नहीं बना, ये तो यहां विसर्ग के स्थान पे औ का परिवर्तन हुआ। तो रटना नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यशोदा है, जैसे मनोज है, क्लियर, जैसे मनो अभिलाषा है, जैसे सतोगुण है, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द। तो दोस्तों इसमें जो ये यहाँ औ आया है, ये वाले जो एक मात्रा है, यहाँ ये सब विसर्ग के स्थान पे आई, क्योंकि ये जो शब्द बनेगा ये क्या है हमारा विसर्ग, और ये क्या है यहाँ मन और जय जो चित्त से जन्म लिया है, ये क्या है मन और अभिलाषा, मनोभिलाषा, और ये क्या है यहाँ सत और गुण, सतोगुण। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। ये विसर्ग संधि में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां आप आंखें बंद नहीं करोगे कि जहां भी बीच में एक मात्रा दिखाई दी वे सारे के सारे उदाहरण गुण संधि के होते हैं। ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ए और औ को मिला के बना है, क्लियर। अगर वो ए और औ को मिला के, या फिर वो ए और ई को मिला के अगर ये बना है तो गुण संधि, ये बना है तो गुण संधि, और विसर्ग के स्थान पे आया है तो विसर्ग संधि। क्योंकि विसर्ग संधि तभी होगी जब विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन होगा या किसी वर्ण के स्थान पे विसर्ग आएगा। तो ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, ये आप सब पे अप्लाई नहीं करोगे। वहां पहले देखोगे लोग कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, कि जहां शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा आई और औ की हो। आपने तो देख लीजिए एक मात्रा है, आंखें बंद, गुण संधि, तो गलत करोगे। आपने को देखना पड़ेगा कि कहीं विसर्ग के स्थान पे तो औ नहीं आया है। क्योंकि मैंने ये जो कंडीशन बताई इसीलिए तो बताया, जहां ए और ई मिल के आई, ए और ऊ मिल के औ हो, जहां ए और ऊ मिल के औ बन रहा है तो वही तो गुण संधि होगी, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि इस शॉर्ट ट्रिक के साथ जो रिक्स था उस रिक्स को मैंने आपके कवर कर दिया, ठीक है, बिना पॉलिसी लिए। दूसरा देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, यहां एक शब्द आ गया सप्तऋषि,
महर्षि, योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि। आपसे पूछा जा रहा है इनमें संधि बताइए कौन सी संधि है, इनमें कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, महा और ऋषि, इसका मैं बाद में बताऊंगा। महा और ऋषि ये क्या है, योग और ऋषि ये क्या है, ब्रह्म और ऋषि, और ये क्या है, राज और ऋषि, और ये कैसे बना है, देव और ऋषि शब्द से। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ है, यहां से आ आया, इधर से ई आया, यहां से क्या आ गया, ए, इधर से री, यहां से ए, इधर से री, यहां से ए, इधर से री, यहां से ए, इधर से री। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और आ और री मिलके क्या बन रहा है, आर, अर बने या आर बने, ए और री मिलके अर, ए और री मिलके अर, ए और री मिलके अर, ए और री मिलके अर बना है। क्लियर? तो यहां आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आर बने या अर बने, तो जहां भी ये कंडीशन आ जाए, ये वाली कंडीशन आपको बताई जा रही है कि ए और री मिलके, ये दो तो हो गई, ये तीसरी कंडीशन, ए और री मिलके अर बनता है तो गुण संधि होती है। जहां पे किन्हीं दो वर्णों के मेल से आई बने, औ बने और अर बने, गुण संधि। क्लियर? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस तीसरी ही कंडीशन के थे। ठीक है जी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए, गुण संधि के। कौन सी संधि विच्छेद है, महा और ऋषि, योग और ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, ये बताओगे, क्या बना, आर बना, ये अर बना। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये सप्तऋषि शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। सप्तऋषि शब्द का सही संधि विच्छेद, चार ऑप्शन हैं। एक सप्त है, एक ऋषि, दूसरा सप्त और ऋषि, तीसरा सप्त और ऋषि, चौथा सप्त और ऋषि, पांचवा सत और ऋषि, छठा सप्त और ऋषि। इन छह में से आपको बताना है, दिए गए छह विकल्प में से कौन सा विकल्प सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि की दृष्टि से आपको बताना है सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। क्लियर? वेरी गुड। ऑप्शन बताने, आपको लिखना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छह में से जो भी आपको सही लगे वो बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। वेरी गुड। अब यहां पे देखो, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है सप्त और ऋषि। इसमें से क्या आ गया, ए, इधर से क्या आ गया, री, ए और री मिलके क्या बन गया, अर। सप्त मतलब सात, जो सात ऋषि है वो क्या कहलाए, सप्त ऋषि।
इसमें गलती क्या थी, ये वाला बड़े री का प्रयोग किया। इसमें गलती क्या थी, इस वाले का प्रयोग किया। इसमें गलती क्या थी, ये प्रयोग किया। इसमें गलती क्या थी, यहाँ पे बड़े री और ऊपर रे का प्रयोग किया। इसमें गलती क्या थी, ये सत है, ठीक है। और इसमें गलती क्या है कि यहाँ पे ये त्रय है, ये री नहीं है। ये री तो ऐसे बनता ना ऋषि का, तो यहाँ पर गलती ये है। तो इनमें से 6 में से कोई भी सही नहीं था। सही है सब तो ऋषि। वहां देगा आपको इस तरह से लगेंगे, 2 ऑप्शन तो एक जैसे लगेंगे, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। तो ये 6 के 6 गलत है। मैं पैसा देता हूं तो भी गलत करते हो, पैसा नहीं देता हूं तो भी गलत करते हो। और ये गलती मैं इसलिए करवा लेता हूं क्योंकि जितनी भी गलती आप कर सकते हो वो सारी की सारी गलती मैं पेपर में जाने से पहले यहीं करा लूंगा। फिर वहां पेपर में कोई गलती होती ही नहीं। और जब पेपर में कोई गलती नहीं होती तो आप हिंदी में फिर 100% परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। हिंदी में 100% परफॉर्मेंस फिर आप करते हो। सब तो ऋषि। कौन सी संधि हुई, जहां ए और री मिलकर अर बन रहा है, गुण संधि। तो इससे 3 चीजें साबित हुई कि ऋषि वाले जितने एग्जाम्पल है गुण संधि के हैं, ईश वाले जितने एग्जाम्पल है गुण संधि के हैं, इंद्र वाले जितने एग्जाम्पल है गुण संधि के। तो ऋषि, ईश और इंद्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गुण संधि में किया जाता है। इसके बाद 4th है हमारी वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। कहाँ होती है वृद्धि संधि, जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा आई और औ की, 2 मात्रा आई और औ की हो, वो क्या कहलाते हैं, वृद्धि संधि। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से ऐ औ वर्ण बने। तीसरा, जहां 2 स्वर वर्णों के योग से, 2 स्वर वर्णों के योग से आए और आए बने, वो क्या कहलाते हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि में शब्द के बिल्कुल बीचों बीच ये 2 मात्रा होगी, जैसे सदैव, तथैव, मतेक्य, एक एक। इनमें मात्रा क्या है, शब्द के बीच में 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। ये 2 मात्रा किसकी है, ऐ की। सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे सदा और एव, यहाँ पे तथा और एव, यहाँ पे मत और ऐक्य, यहाँ पे एक और एक। कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ, यहां से आया आ, इधर से आई, यहां से भी आ, इधर से आई, यहां से ए, इधर से आई, यहां से ए और इधर से आई। इन दोनों को मिलाने के बाद में बना क्या है, दोनों को मिलाने के बाद में आए बना। इनको भी दोनों को मिलाने के बाद आए बना, इनको भी मिलाने के बाद आए बना, और इसको भी मिलाने के बाद आए बना। जहां 2 स्वर वर्णों के योग से आए बने,
दो स्वर वर्णों के योग से अय बने, आय बने। ये बन गया आय, ये बन गया आय, ये बन गया आय, ये बन गया आय। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से अय बने, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है वो बनता यही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए के साथ में ए मिलाओगे तो भी यही बनेगा, आ के साथ में ए मिलाओगे तो भी यही बनेगा, और जहां ये बनेंगे वो कहलाएंगे वृद्धि संधि। जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा हो, ये रही दो मात्रा, ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ की मात्रा, तो ये क्या कहलाए? वृद्धि संधि के उदाहरण। महाऔषधि, वनौषधि, महोज, जलोग। कैसे करेंगे? यहाँ महा और औषधि, यहाँ वन और औषधि, यहाँ महा और ओज, और यहाँ जल और ओग। कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है? यहाँ से आ और औ, यहाँ से ए और औ, यहाँ से आ और औ, और यहाँ से ए और औ। बनेंगे क्या इनसे? आ और औ मिला के औ बनेगा, ए और औ मिला के भी औ बनेगा, आ और औ मिला के भी औ बनेगा, ए और औ मिला के भी औ बनेगा। इन सब में बीचों बीच मात्रा किसकी है? औ की। कितनी मात्रा है? दो मात्रा। जहां दो मात्रा होती है कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। क्या होती है? ओज का मतलब होता है चमक, तेज। ओग का मतलब होता है होदी, पोखर, तालाब। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्राएं, और ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है प्यारे दोस्तों वृद्धि संधि के। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द होता है दंतोष्ठ, एक शब्द होता है अक्षौणी, और एक शब्द होता है प्रौढ़। ये तीनों के तीनों अपवाद है। ये तीनों के तीनों क्या है? अपवाद। इसमें भी दो मात्रा है, इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा, लेकिन ये गुण संधि के उदाहरण हैं, ये वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है। ये किसके उदाहरण हैं? गुण संधि। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्रा हैं। अपवाद उसे कहते हैं कि एक नियम बना, वो सब पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ एक दो चीज ऐसी है जिस पे अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 17.5 साल से पहले अगर कोई 12th करेगा तो वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकता है, रूल है, नियम है। लेकिन कुलपति को, वाइस चांसलर को ये पावर है कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, बच्चा गॉड गिफ्टेड है, तो अगर वो 12 साल का भी है तो उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जा सकता है। तो वो अपवाद हो गया। अब सबको तो 12 साल में ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिलेगा, 17.5 साल मिनिमम होनी चाहिए। शुरू में तो रूल 18 साल का बनाया था, फिर 17.5 का किया, क्योंकि 1-2 दिन अगर कम थे तो वहां पे भी केस कोर्ट में गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना बीएड किए, बिना डाइट किए, बिना बीटीसी किए आप टीचर नहीं बन सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, DSSS में ये अपवाद है कि अगर आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में
और इसके साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 60% से ऊपर है या 60% है तो फिर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पीजीटी के लेवल पे है। दोबारा ध्यान से सुनो, आप कहीं भी टीचर बनना चाहते हो तो हर जगह बीएड मांगा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आप बिना बीएड के भी बन सकते हैं और आपको फिर बाद में बीएड करने को मौका मिलता है। तो एक रूल बना, एक नियम बना कि आप रेड लाइट जंप अगर करते हो तो चालान आपके घर पहुंचेगा, आपका चालान कटेगा अगर पुलिस वाले वहां मौके पे हैं। लेकिन एम्बुलेंस अगर जाएगी, रेड लाइट है तो उसका कोई चालान नहीं कटेगा। तो जो रूल बने थे सब पे अप्लाई हो रहे थे, लेकिन कोई चीज ऐसी थी जिस पर वे अप्लाई नहीं होते, उसको अपवाद कहते हैं। ठीक है, लड़का लड़की स्वाभाविक बात है, शादी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो शादी नहीं करते हैं, वो अपवाद होते हैं। ठीक है, तो यहां ये कहलाया दंतोष्ट, अक्षौणी और प्रौढ़। प्रौढ़ कहते हैं एडल्ट को, अक्षौणी कहते हैं चतुरंगी सेना को। पहले 4 प्रकार की सेना थी, एक पैदल सेना थी, एक घुड़सवार सेना थी, एक रथ वाली सेना थी और एक हाथी वाली सेना थी। कुछ लोग हाथी पे बैठते थे, कुछ रथ पे बैठते थे, कुछ घोड़े पे बैठ के जाते थे, कुछ पैदल जाते थे। तो उस चतुरंगी सेना को अक्षौणी कहते हैं। दंत ओष्ठ, जो दांत और ओष्ठ से उच्चारण जिसका होता है वो व्यवर्ण है, उसी को दंतोष्ठ कहा जाता है। प्रौढ़ एडल्ट को कहा जाता है। इसमें भी 2 मात्रा है, लेकिन 2 मात्रा के होते हुए भी ये गुण संधि के उदाहरण है। और बाकी जब भी किसी में 2 मात्रा होगी वो सारे के सारे वृद्धि संधि के उदाहरण कहलाएंगे। वो किसके कहलाएंगे? वृद्धि संधि के उदाहरण। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच 2 मात्रा ए की हो या फिर औ की हो। ठीक है, जहां 2 वर्णों के मेल से ऐ और औ बने, जहां 2 स्वर वर्णों के मेल से ऐ और आय बने, तो 1 और 1 मिलके 1 बनता है। तो ये सारे के सारे वृद्धि संधि। कल जो पढ़ेंगे वो है 5वीं संधि और उसको कहते हैं अयादि संधि। तो स्वर संधि का लास्ट भेद बचा अयादि संधि। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज शाम को 2 क्लास होगी यूट्यूब पे। एक तो सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसपे मैं टीचिंग वाले बच्चों को, ठीक है, टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नए लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के होते हैं वो मैं कराता हूँ। कल पहली क्लास हो चुकी है। मिक्स क्वेश्चंस होंगे। हिंदी के 6 अलग अलग सेक्शन से हमेशा मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण से क्वेश्चन, शब्दावली, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी के क्वेश्चन, और हिंदी का उद्भव और विकास से संबंधित क्वेश्चन, और हिंदी विविध के क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का अपना फायदा ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार हमारी तैयारी हिंदी में कितनी है और कितनी अभी हमें बाकी तैयारी और करनी है। दूसरा पता आपको ये चलेगा आखिरकार किस सेक्शन से हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, खासकर टीचिंग के एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो सारे टीचिंग के एग्जाम के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर क्लास नंबर 2 आज शाम को होगी 8 बजे। तो वो आप प्रैक्टिस करना ना भूले, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन के साथ मैं पूरे कंटेंट को भी कराता हूँ और आपको वहाँ अपने को पता चलता है कि आखिरकार आपका लेवल क्या है, कितने क्वेश्चनों का आप सही जवाब कम से कम समय में दे पा रहे हो। तो उस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, सिलेबस की परख होती है, तैयारी की परख होती है, क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड का पता चलता है, क्वेश्चन की वैरायटी का पता चलता है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपनी स्पीड अगर आप बढ़ानी है तो आप फिर यूट्यूब के सेशन आपको अटेंड करने हैं, तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करने लगते हो। इस नेचर को, इस ब्रेन को जैसा आप आदत डालोगे ये उसी तरह फंक्शन करेगा। दूसरी क्लास आज जो होगी वो होगी हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर, जो कि शाम को 9 बजे है। तो हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर भी वहां मैं टॉपिक वाइज हिंदी को लेके आऊंगा। तो वहां एक टॉपिक के 60 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ठीक है। तो वहां टॉपिक वाइज हम हिंदी पढ़ेंगे, इधर मिक्स क्वेश्चंस के हिंदी करेंगे। तो 8 से 9 और 9 से 10 ये 2 सेशन 2 घंटे के आपके यूट्यूब चैनल के। तमाम ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो टेलीग्राम है, दोनों सिलेक्शन दरबार एक टेलीग्राम है, दूसरा हिंदी बाई अरुण सर टेलीग्राम है। तो उन टेलीग्राम पर उन तमाम पीडीएफ को जो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन करा रहा हूँ विद सॉल्यूशन आपको वहां पे मिलेगी। तो सभी दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद
कि आपने कैरियर ऐप पर भरोसा किया है और एक बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हो। एक बार फिर सभी दोस्तों को जो बाद में लाइव हुए थे, नवरात्र और नए वर्ष जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आज से शुरू हो रहा है, इन दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो दोबारा से फिर शाम को मैं हाजिर होता हूं 8 बजे यूट्यूब चैनल पर।